खबरों को विस्तार से देखते हैं तो मध्य प्रदेश में आतंक के कई कनेक्शन का पर्दाफाश हुआ है। बुरहानपुर में खालिस्तानी मददगार पुलिस की गिरफ्त में आया तो विदिशा में शक की बिना पर 2 विदेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए, जबकि खरगोन दंगों के एक इनामी आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया। ये सब सूबे में खतरनाक मंसूबाबंदी कर रहे थे। मध्य प्रदेश के 3 जिलों की ये 3 तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि नापाक इरादे लिए ये लोग सूबे में दहशत फैलाने की कितनी खतरनाक मंसूबाबंदी कर रहे थे। सिलसिलेवार तरीके से इन खतरनाक इरादों और खौफनाक कनेक्शन की पूरी खबर जान लीजिए। बुरहानपुर पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये आसन सिंह सिकलीगर है। जांच में यह बात सामने आई है कि ये खालिस्तानियों का मददगार है। केंद्रीय एजेंसियों के इनपुट के बाद बुरहानपुर पुलिस ने इसे गिरफ्त में ले लिया है। आसन सिंह खालिस्तान मूवमेंट को अवैध हथियार सप्लाई करता है। यह हथियार का कुख्यात तस्कर है। बुरहानपुर में पुलिस ने हमारी ने एक लंबे समय से फरार जो था आसन सिंह सिकलीगर, जिस पर उस दौर में खालिस्तानियों को हथियार देने का जो आरोप था, उसे गिरफ्तार किया है। इधर विदिशा के सिरोंज में एक ज्वेलर की दुकान से 2 संदिग्ध विदेशी नागरिकों को पुलिस ने दबोचा है। ज्वेलर की माने तो कल शाम एक व्यक्ति और एक महिला दुकान पर कुछ खरीदारी करने आए। टूटी फूटी हिंदी बोलने के दौरान उन लोगों को शक हुआ। जब ये लोग भागने लगे तो शोर मचाने पर लोगों ने दोनों को पकड़ लिया। दोनों के पास से ईरान के कागजात और विदेशी करेंसी बरामद हुई है। फिलहाल ट्रांसलेटर की मदद से दोनों संदिग्धों से पूछताछ जारी है। इधर खरगोन में रामनवमी पर हुई हिंसा में फरार एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 10,000 रुपए का इनामी 24 साल के समीर उर्फ झंडा को पुलिस की खास टीम ने गिरफ्तार किया। आरोपी समीर खरगोन में बलवा, आगजनी, मारपीट के साथ साथ विस्फोटक अधिनियम के 3 मामलों में फरार चल रहा था। हाल ही में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने समीर झंडा पर NSA की कार्रवाई की थी। आरोपी समीर उर्फ झंडा मीम ग्रुप का सदस्य था। अपराध के साथ ही खरगोन दंगे में मीम ग्रुप मास्टरमाइंड था। समीर उर्फ झंडा, उसको अरेस्ट किया गया है। इसके लिए जिला दंडाधिकारी महोदय ने एक NSA वारंट जारी किया हुआ था। उसमें टीम को इनपुट मिला था कि ये खरगोन में आने वाला है। इनपुट के आधार पर लेट नाइट इसको कस्टडी में लिया है। NSA वारंट में इसकी अरेस्ट हुई है और इसके बाद इसको जेल में दाखिल किया जा रहा है। कितना अपराध सर इस पर दर्ज है दंगे के? ये एक सक्रिय अपराधी है। थाना कोतवाली की गुंडा लिस्ट में ये सूचीबद्ध है। 2017 से लेके अभी तक इसके अगेंस्ट में 22 केस रजिस्टर्ड हैं। अप्रैल 2022 में जो हिंसा की घटनाएं हुई थी, उनमें 3 मामलों में ये लगातार फरार था। इसी गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश में पैर पसारते इन आतंकियों और आतंकियों के मददगारों पर सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की भले ही पैनी नजर है, लेकिन इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। पिछले 18 वर्ष की सरकार की उदासीनता सामने आ रही। सरकार किसकी मध्य प्रदेश में? इस तरह के आतंकवादी क्यों इस मध्य प्रदेश को सुरक्षित मान रहे हैं, ये सेफ मान रहे हैं? क्यों इस तरह के पैर पसारने का काम कर रहे हैं? उनका नेटवर्क क्यों बढ़ता जा रहा है? आप देखिए, देश भर के आतंकी घटनाओं के जो तार हैं वो मध्य प्रदेश से जुड़े पाए जाते हैं। हमने ध्रुव सक्सेना के भी मैटर देखे और कई देखे देश भर की घटनाओं के। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सूबे की सुरक्षा अपनी जगह। खरगोन हिंसा हो या फिर सिमी आतंकियों का नेटवर्क, सूबे की सुरक्षा एजेंसियों और सरकार ने जिस मुस्तैदी के साथ इनके तमाम नापाक मंसूबों को नाकाम किया है, उसी का नतीजा है कि हर दिन कोई न कोई आतंकी नेटवर्क सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ रहा है और इनका नापाक मंसूबा नाकाम होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश में इन दिनों आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और इसी जश्न को और ज्यादा खास बनाने के मकसद से प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की थी कि 2 अगस्त से अपने अपने डीपी पर तिरंगा लगाएं और 13 से 15 अगस्त तक घर घर तिरंगा लहराया जाए। इसका असर अब दिखाई दे रहा है। देश अमृत महोत्सव के इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। ये आजादी के अमृत महोत्सव का उत्सव है। ये 75 साल खुली हवा में आजादी के साथ
सांस लेने का एहसास है। इसीलिए उत्सव का रंग देशवासियों पर सिर चढ़कर बोल रहा है। पीएम मोदी की तरफ से 2 से 15 अगस्त तक देशवासियों से डीपी पर तिरंगा लगाने की अपील की गई थी, जिसका असर अब दिखाई दे रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के ट्विटर प्रोफाइल का डीपी तिरंगा रंग में रंगा नजर आ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम शिवराज सिंह चौहान और देश की तमाम बड़ी हस्तियों के डीपी भी देशभक्ति के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक अपने घर पर तिरंगा लगाने की अपील लोगों से की गई है। भोपाल में इस खास अभियान का आगाज प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने किया। भोपाल में बीजेपी मुख्यालय में तिरंगा विक्रय केंद्र खोला गया। वीडी शर्मा पहले खरीदार बने। इस अभियान के तहत बीजेपी ने मंडल स्तर तक स्टोर लगाए हैं। स्टॉल पर 10 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के तिरंगे उपलब्ध हैं। माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर आजादी के अमृत महोत्सव के पर्व पर तिरंगा अभियान, घर घर तिरंगा अभियान हमने शुरुआत की है और उस तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज हमने के लोगों को उपलब्ध हो सके, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी मैंने तिरंगे का एक स्टॉल के जहां से लोगों को उपलब्ध हो सके, सम्मान के साथ तिरंगा वो ले जाएं और अपने घर पर लगाएं और देशभक्ति के भाव, राष्ट्रभक्ति के भाव जागृत करें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आज यहाँ पर भी खोला। 1070 मंडलों में हम उपलब्ध करा रहे हैं। हालांकि बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान पर सियासत भी तेज है। तंज कसते हुए कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि बीजेपी तिरंगा झंडे को पैसों में बांट रही है। कांग्रेस पार्टी भोपाल में स्वतंत्रता सेनानियों के पोस्टर और तिरंगा झंडा मुफ्त में बांटेगी, जिससे जन जन तक देश प्रेम की भावना को जगाया जा सके। भाजपा कार्यालय पर घर घर तिरंगा लगाने की बात कही गई और साथ में तिरंगा सशुल्क पैसों में शायद दिया गया। बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन मुझे ज़ाती तकलीफ नहीं हुई क्योंकि मैं इनका चरित्र जानता हूँ। जिस संस्था से ये लोग आए उस संस्था के कार्यालय पर 70 साल तक तिरंगा नहीं लहराया, लेकिन सशुल्क दिया। 10, 11, 12 3 दिन मैं भोपाल में निशुल्क तिरंगे भी भेंट करूंगा। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी मानसिक दिवालिया हो चुकी है। देशभक्ति के भाव में भी कांग्रेस को राजनीति दिखाई देती है। अगर ये राजनीति है तो कांग्रेस भी ऐसी राजनीति करे। अगर घर घर में तिरंगा पहुंचाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो इसमें आपके पेट में दर्द क्यों है? क्योंकि देशभक्ति का भाव जागृत हो। आजादी की अहमियत वही समझ सकते हैं जिन्होंने कभी पल भर भी कैद में होने का एहसास किया हो, जिन्होंने अंग्रेजों के जुल्म की दास्तां को किस्सों में सुनकर महसूस किया हो, जिन्होंने कभी अंग्रेजों के दौर में जिल्लत भरी जिंदगी के दर्द को महसूस किया हो। इसीलिए जब आजादी मिली है तो इसे बेशकीमती सौगात मानकर इसका जश्न मनाइए, देश का मान बढ़ाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अशोकनगर में निजी स्कूलों की मनमानी सामने आई। यहां पर स्कूलों ने एक बेटी को शिक्षा का अधिकार देने से इनकार कर दिया। स्कूल में एडमिशन से मना कर दिया गया, जिसके बाद मासूम के पिता ने प्रशासन से जाकर गुहार लगाई। लड़खड़ाते कदम, हौसला है बुलंद, मजबूर है बेटी, स्कूल है अपंग। लड़खड़ाते कदमों के साथ ये बेटी हक की गुहार लगाने जा रही है, शिक्षा का अधिकार मांगने जा रही है। ये तस्वीरें अशोकनगर की हैं। निजी स्कूलों की मनमानी जगजाहिर है, लेकिन यहां तो स्कूल ने हद ही कर दी। आफरीन नाम की ये मासूम पढ़ाई में काफी होशियार है। इसके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि आफरीन पढ़ लिख कर अपने सपने पूरे करे, लेकिन स्कूल इसका एडमिशन लेने को तैयार नहीं। आफरीन के पिता बताते हैं कि आफरीन पढ़ाई करती है, लेकिन किसी बीमारी के चलते आफरीन के पैरों ने काम करना बंद कर दिया। हालांकि इलाज के बाद आफरीन सहारा लेकर चलने लगी और इसने पढ़ने की इच्छा जाहिर की, लेकिन जब इसे स्कूल लेकर गए तो स्कूल ने एडमिशन करने से इनकार कर दिया। के पैरों का बैलेंस खत्म हो चुका है। कितने साल की? ये वही आज 10 साल की।
तो समस्या क्या आ रही है इससे? इसकी समस्या आ रही है, इसका बैलेंस पैरों का ख़त्म हो चुका है और उसका इलाज चल रहा है पूरा। और स्कूल में पढ़ती थी सेंट थॉमस स्कूल में, जब सही है थी, और दूसरी क्लास तक इसने स्कूल में पढ़ा है सेंट थॉमस में। और अब अपन वापस गए थे ना तो वे कह रहे अब नहीं ले रहे थे। क्या कारण बता रहे हैं? इसका कारण बता रहे चल नहीं पाती, तो अपन छोड़ने के लिए, जाने के लिए तैयार है, सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर मानती नहीं। सारे स्कूलों में फिरे हैं पर। आफरीन को चलने में दिक्कत होती है, यह तर्क देकर इसका एडमिशन नहीं किया जा रहा। यह हाल किसी एक स्कूल का नहीं। आफरीन के पिता बताते हैं कि बेटी के एडमिशन के लिए कई स्कूलों में गए, लेकिन सभी स्कूलों ने एडमिशन से इनकार कर दिया। पिता बेटी की पढ़ाई के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। मिलन में भी फिरे, सेंट थॉमस 10 स्कूल है ना, 10 के स्कूल में घूमे, लेकिन ना ही कर। माने सिर्फ शारीरिक अक्षमता के मारे उसकी पढ़ाई बाधित हो रही है। पढ़ाई करना चाहती है ना, वो पढ़ नहीं पा रही। अभी क्या आश्वासन मिला अभी आपको? एडमिशन नहीं कर। स्कूलों ने जब आफरीन के एडमिशन से इनकार कर दिया तो पिता ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। बेटी को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और अधिकारियों से अपनी समस्या बताई। इसके बाद एडीएम ने एडमिशन का आदेश दिया है। आफरीन के पिता को उम्मीद है कि बेटी अपने सपने पूरे कर पाएगी। एक आफरीन नाम की बच्ची आई थी जो शारीरिक रूप से दिव्यांग थी। उसके एडमिशन को लेकर उसके पिता की समस्या थी कि इसका एडमिशन स्कूल वाले नहीं ले रहे थे। हमने उसका एडमिशन के लिए डीओ को बोला है और हम उसका एडमिशन भी करवाए। उन्होंने कही हमने करके बजा दिया, आपका हो जाएगा आवेदन। कौन से स्कूल में? अब जौन से स्कूल में ले लें अपन, कहीं के भी। एडीएम के आदेश के बाद आफरीन स्कूलों में पढ़ पाएगी, लेकिन किसी मासूम को शिक्षा का अधिकार देने से रोकना निजी स्कूलों की मनमानी और उनकी अपंग सोच बयां करता है। समीर द्विवेदी, न्यूज़ 18, अशोकनगर। और जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अग्निकांड के बाद स्वास्थ्य महकमा नींद से जागा है। 51 निजी अस्पताल और नर्सिंग होम में मरीजों के दाखिलों पर रोक लगा दी गई है। सीएमओ डॉक्टर रत्नेश कोररिया ने यह आदेश जारी कर दिए हैं। अस्पताल स्थापना अधिनियम के तहत जरूरी मापदंड जहां पूरे होंगे, इसको पूरा करने के संबंधी दस्तावेज अस्पताल जब देंगे, क्योंकि सभी अस्पतालों को देना है, ये तलब भी कर लिया गया है, और दस्तावेज पर पेश करने तक नए मरीज के दाखिले पर रोक लगा दी गई। 51 निजी अस्पताल और नर्सिंग होम में दाखिले पर रोक लगी है। जो मरीज अस्पताल में भर्ती हैं उन्हें शिफ्ट करने तक के आदेश दे दिए गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रतीक हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। प्रतीक, बड़ी दुर्घटना हुई, बड़ा हादसा हुआ, और हादसा हुआ, लोगों की जानें गई, वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे हादसे प्रशासन को जगाते हैं। और एक बार फिर से यह साबित हुआ है, क्योंकि अब कह दिया गया है कि जो नियम हैं, जो मापदंड हैं, उसका पूरा चिट्ठा लेकर आइए, उसको हम चेक करेंगे, तब तक ना मरीज को भर्ती कर सकते हैं, और जो भर्ती हैं उनको भी शिफ्ट कीजिए। देखिए बिल्कुल पुनीत, कल का जो अग्नि हादसा हुआ था निजी अस्पताल में, उसके बाद स्वास्थ्य महकमा कुंभकर्णी नींद हम कहेंगे कि वो कुंभकर्णी नींद से जागा है। जब शासन ने सेफ्टी ऑडिट के ऑर्डर दिए थे, उसके बावजूद प्रशासन स्वास्थ्य महकमा सोता रहा, और यही वजह रही कल इतना बड़ा हादसा सामने आया, जहां अनफिट इमारत में एक अस्पताल चल रहा था। बहरहाल जो भी हो, 8 जिंदगियां जो है मौत के काल में समा गई हैं, और अभी सीएमएचओ ने एक ऑर्डर जारी किया है जिनमें 51 अस्पतालों का जिक्र है। 51 अस्पतालों को स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि आप जरूरी जो स्थापना अधिनियम संबंधी दस्तावेज होते हैं, चाहे इसमें फायर एनओसी हो, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट हो, नक्शा संबंधी प्रावधान हो, फायर सेफ्टी नॉर्म्स के अंतर्गत जो फायर एनओसी प्राप्त की जाती है, वो तमाम ऐसे अलग अलग मानदंड के तहत जो दस्तावेज होते हैं वो पेश करें। वो पेश ना करने तक किसी भी नए मरीज को भर्ती नहीं किया जाएगा। एक अपील भी उस आदेश में आम लोगों से की गई है कि अगर आगामी आदेश तक कोई भी मरीज इन अस्पतालों में, यानी जो फेरिस्त 51 अस्पतालों की दी गई है, कोई भी मरीज उस 51 अस्पतालों पर भर्ती ना हो, जब तक इस संबंधित निजी अस्पताल अपने दस्तावेजों को जमा नहीं करेंगे, तब तक नए मरीज की भर्ती की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह भी कहा गया है कि जो मरीज वहां एडमिट है उन्हें तत्काल रूप से संबंधित शासकीय अस्पताल में, या जो भी बड़ा अस्पताल हो, या जो कहीं ना कहीं जो मान्यताओं को पूरा करता हो, जो इस फेरिस्त में नहीं है, उन अस्पतालों में आप मरीजों को शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रतीक मैं ये भी जानना चाहता हूं कि ये दस्तावेज तो मंगा लिए गए हैं, लेकिन फिजिकल जांच कैसे होगी? जाकर मौके पर चेक करना होगा दस्तावेजों में क्या है और जमीन पर क्या है, ये आप और हम जानते हैं।
देखिए पुनीत, लाजमी है जो घटनाक्रम हुआ है, जब सूबे के मुखिया हो या पीएम नरेंद्र मोदी तक ने ट्वीट कर दिया हो तो शासन प्रशासन आकर क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं ऐसे ही आदेश निकालेगा और वो कर भी ऐसा ही कुछ रहा है। अभी फिलहाल 51 निजी अस्पतालों को ये नोटिस जारी किए गए, दस्तावेजों को तलब कर लिया गया है। आखिर अब तक आप क्या कर रहे थे? आपका इतना बड़ा शहर है जलपुर, जलपुर भी एक बड़ा शहर है, महाकौशल का सबसे बड़ा जिला ये कहा जाता है। ऐसे में अब तक आप क्या कर रहे थे? जो भी हो, हरकत कहीं ना कहीं प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा कर रहा है। फिलहाल दस्तावेजों को तलब किया गया है, फिजिकल रूप से भी निरीक्षण करना आवश्यक है, जो कि जिस अस्पताल में कल हादसा हुआ वो कागजों में तो बिल्कुल वेल मेंटेन था, बिल्कुल अहर्ताओं को पूरा करता था, लेकिन जमीनी स्तर पे क्या हकीकत थी वो आपने, हमने और पूरे देश ने देख ली, है ना। कंजर्वेंसी भी नहीं थी और तड़प तड़प के लोग मर गए। बहरहाल अब आगे क्या होता है, खाना पूर्ति होती है, आदेश तक ही बात सीमित रह जाती है, ये देखना होगा कि कागजों की जांच होती है और उसके बाद जांच के बाद क्या वाकई में फिजिकल निरीक्षण होता है कि नहीं होता। शुक्रिया आपका। छत्तीसगढ़ में सीबीआई के नाम पर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने सरकार के द्वारा जांच की अनुमति नहीं दिए जाने पर कोर्ट जाने की चेतावनी दी, वहीं कांग्रेस सीबीआई की मंशा पर सवाल उठा रही है। सीबीआई ने छत्तीसगढ़ सरकार से आधा दर्जन मामलों की जांच करने के लिए अनुमति मांगी है। सीबीआई की मांग पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो चुका है। बीजेपी इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर सरकार को घेर रही है और अनुमति नहीं देने पर कोर्ट जाने की धमकी भी दे रही है। अगर सीबीआई को अनुमति नहीं देती है तो हम आने वाले समय में कोर्ट में जाएंगे। बीजेपी की सीबीआई जांच की मांग को प्रदेश सरकार राजनीति से प्रेरित बता रही है। मंत्री रविंद्र चौबे के मुताबिक सरकार अच्छा काम कर रही है। विपक्ष सीबीआई के बहाने सरकार की योजनाओं को रोकना चाहती है। माननीय न्यायालय जाने के लिए इस देश का हर नागरिक स्वतंत्र है। माननीय बृजमोहन जी अगर न्यायालय जाना चाहते हैं तो उसकी स्वतंत्रता पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ में जिन योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं उसको अगर रोकने के बहाने यहाँ सीबीआई को आने की अगर कोई इजाज़त देने की बात करता है तो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। राज्य के राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि पिछले कुछ समय से सीबीआई की साख पर बच्चा लगा है। ऐसे में सीबीआई से जांच कराने की मांग के पीछे कहीं न कहीं राजनीति है। देखिए, सीबीआई का उपयोग यदि राजनीतिक रूप से होना है और ये शंका है और इसमें कहीं सच्चाई नज़र आती है किसी को, तो सीबीआई का विरोध मैं मानता हूँ कि जायज़ है, लेकिन सीबीआई इतना विवादास्पद हो जाए ये देश के लिए अच्छा नहीं है, ये मैं मानता हूँ। इस दौर में ऐसा महसूस हो रहा है कि एक पार्टी जो है दूसरे पार्टियों के सरकारों पर बंदिश लगाने के लिए, कोशिश करने के लिए या उनको दबाने के लिए ये ईडी और सीबीआई का प्रयोग कर रही है। सीबीआई और सियासत सूबे की राजनीति में कोई नया विषय नहीं है। इससे पहले भी इस पर संग्राम छिड़ चुका है, लेकिन अब सीबीआई से जांच हो इसके लिए सियासी लोग कोर्ट जाने की चेतावनी देने लगे हैं। अब देखना ये होगा कि इस मुद्दे पर विपक्ष की आगे की क्या रणनीति होगी और सरकार इस पर क्या रुख अख्तियार करती है। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18, रायपुर। छत्तीसगढ़ में तबादलों को लेकर बनी नई नीति के मसौदे को मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने मंजूरी दे दी। सीएम की मंजूरी मिलने के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला भी किया जा सकेगा, लेकिन अब नई तबादला नीति को लेकर सूबे में सियासत जोर पकड़ रही है। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर लगी रोक जल्द ही हट सकती है। तबादलों को लेकर बनी नई नीति के मसौदे को मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने अपनी मंजूरी दे दी है। मसौदे को फाइनल अप्रूवल के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक नई नीति के तहत अब 10% अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला हो सकेगा। इसके लिए जिले के भीतर तबादले का अधिकार प्रभारी मंत्री को रहेगा और दूसरे जिले में तबादले का अधिकार विभागीय मंत्री को होगा। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर शुरू किया जा सकेगा। उधर ट्रांसफर मसौदे को उपसमिति की मंजूरी के बाद सियासत भी तेज हो गई है। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार तबादला उद्योग चला रही है। देखिए, बड़े अधिकारियों का तो लगातार तबादला कर रहे हैं, लेकिन छोटे कर्मचारी आज इससे पीड़ित हो रहे हैं। उनके लिए बैंड नहीं खोला जा रहा है, शायद 3.5 वर्षों में पहली बार खोला जा रहा है। उनकी भी कई तरह की इच्छाएं होती हैं, आज वो भी पीड़ित हो रहे हैं। तो
वैसे तो ये तबादला उद्योग चला रहे हैं और एक मैं समझता हूं कि इससे कर्मचारियों को तकलीफ ही होगी। आज बरसात के दिनों में बैंड खोलेंगे, इधर उधर कर्मचारी जाएंगे, उनके बच्चे स्कूल में दाखिला ले लिए हैं, फिर वहां से छोड़वा के अलग जगह में उनका दाखिला कहीं होगा नहीं होगा, रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा। ये सबको पहले करना चाहिए, गर्मी के दिनों में, बरसात के पहले सब तबादला करना चाहिए। वहीं बीजेपी के आरोप पर सीएम भूपेश बघेल ने कड़ा पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि बीजेपी ने 15 सालों में जो किया है उसे वही हर जगह नजर आता है। 15 साल तक क्या करते रहे हो? ट्रांसफर पैसा कमाने के जरिए है कि व्यवस्था सुधारने का? इनको रात में भी वही पैसा दिखाई देता है, सपने में भी। 15 साल वही करते रहे, जो करते रहे वही बता रहे हैं लोग। छत्तीसगढ़ में पिछले काफी समय से सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पर रोक लगा दी गई थी। नई तबादला नीति के मसौदे को मंजूरी मिलने के बाद कर्मचारियों को अब उम्मीद जगी है। रायपुर से न्यूज़ 18 के लिए ममता लांजेवार की रिपोर्ट।